हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक से रिलेटेड मैथ के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको बहुत ही डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन चलिए शुरुआत करते हैं, क्रम से शुरू करेंगे हम लोग। चलिए, ये पहला प्रश्न आपका ये है। तो इसमें ये देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी, भाई मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए साइन 330 और कोसेक 210, कास 225 और सेक 300 अंश, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, है ना, ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 180 प्लस माइनस थीटा 360। तो इसके लिए देखिए क्या किया जाता है, ये हम ले रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ से, ये तो चलिए लाइन यहीं से खींचते हैं हम लोग। ये हो गया और दूसरा ये, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये देखिए, आपको पता है यहाँ 0 अंश कोण बना है। कितना कोण बना है, 0 अंश। ठीक, ये कोण कितना है, 0 अंश। और ये बनेगा 90 अंश और ये होगा 180। ठीक है, 90 90 180, फिर और 90 जोड़ दीजिए 270, और 90 जोड़ेंगे यहाँ 360, और फिर 360 से ज़्यादा दूसरे चक्कर में। ठीक है, तो यदि कोण थीटा बना, तो इतनी बात आप लोग अच्छे से समझते हैं कि ये कोण कितना होगा। थीटा कोण बना तो 0 से ज़्यादा, तो यहाँ पर होता है प्लस थीटा। क्या होता है, प्लस थीटा, या 360 प्लस थीटा, क्या 360 प्लस थीटा। ठीक, और 90 से कम है तो यहाँ 90 माइनस थीटा भी होता है। ठीक, ये तीन बातें यहाँ पर इतनी होती हैं। और यहाँ पर क्या होगा, 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो 90 से ज़्यादा यानी 90 प्लस थीटा, 180 से कम मतलब 180 माइनस थीटा। ठीक, और यहाँ कितना होगा, इसी प्रकार होता है ये, इस तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। कितना, 270 माइनस थीटा, ये होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 270 से ज़्यादा है 270 प्लस थीटा, 360 से कम है 360 माइनस थीटा, और डायरेक्ट माइनस थीटा भी लिखा जाता है। तो ये समझिए, माइनस थीटा अगर लिखा गया है, जान लो चौथे चतुर्थांश में है। तो ये चतुर्थांश कौन सा है, चलिए इसको भी लिख देते हैं यहीं पर। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया और ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका प्रथम। ठीक, चलिए इसको मिटा के फिर लिखें साफ साफ। ये प्रथम चतुर्थांश और ये द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो पहले चतुर्थांश में जो भी होता है, पहले चतुर्थांश में जो भी होता है आल प्लस होता है। जो भी मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, आल प्लस। और दूसरे में साइन और कोसेक, ये प्लस में होता है, बाकी चीज़ें माइनस में होती। तीसरे में क्या होता है, ये आप लोगों को पता है, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं जिससे गलती ना हो। टैन और कॉट प्लस होता है। यहाँ क्या होता है, सेक और कॉस और सेक प्लस होता है। आ गया, कॉस और सेक प्लस होता है, ये लीजिए, कॉस और सेक यहाँ पर प्लस होता है। ठीक, इतनी बातें याद रखनी है। और साथ ही साथ 90 और 270 के साथ साइन चेंज हो जाता है कास में। किस में चेंज हो जाता है, साइन जो आपका है ये बदल जाता है कॉस में, और कॉस जो है वो बदल जाता है साइन में। साइन किस में बदलता है, कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में। ये लीजिए, ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक, और सेक बदलता है कोसेक में, और कोसेक बदलता है सेक में। फिर तीसरा ये आपका टैन बदलता है किसमें, कॉट में, और कॉट बदलता है टैन में। ठीक, कब बदलता है ये, जब 90 प्लस माइनस थीटा कुछ हो, या 270 प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो, तो ये चेंज हो जाता है। बाकी चीज़ों के साथ, बाकी चीज़ें मतलब 0 अंश या प्लस माइनस थीटा करके केवल हो, प्लस माइनस थीटा, या 180 प्लस माइनस थीटा,
चलिए इसको साफ साफ लिखते हैं क्योंकि ये अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। तो क्या बताए कि प्लस, ये प्लस माइनस थीटा और 90 प्लस माइनस थीटा, 90 तो हो गया 180, ठीक है, 180 प्लस माइनस थीटा। ये देखिए एक्स अक्ष पर जो भी है क्या है 0, 360 और 180, तो 180 प्लस माइनस थीटा फिर 360 प्लस माइनस थीटा अगर है तो ये साइन को साइन में, कास को कॉस में, टैन को टैन में लिखते हैं, इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइन कॉस टैन चेंज नहीं होता है। तो फिर होता क्या है, चलिए अभी उसको भी देख लेते हैं। साइन कॉस टैन या कोई भी हो जो रहेगा उसी में बदल जाएगा, ठीक, इतनी बातें याद रखनी। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो किस कलर से लिखा जाए, रेड से लिखें क्या, चलिए रेड से ही सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा करके। तो देखिए क्या है, साइन 330 है तो इसको लिखेंगे साइन, कितना लिखेंगे भाई बताइए, 360 में से कितना घटाएं कि 330 हो जाए, 360 में कितना घटाएं कि 330 हो जाए, 360 में 30 घटा दीजिए, ये हो गया। फिर अगला है कोसेक, क्या है कोसेक, कोसेक कितना है 210, इसको कितना लिखेंगे 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 210 प्लस 30, ये हो गया। और बटे में क्या है, कॉस 225 है, इसको कितना लिखेंगे 180 प्लस 45, ठीक। और दूसरा सेक है, इसको लिखेंगे 360 माइनस 30, ठीक, ये हो गया। अब चलिए क्रम से सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। क्या, साइन 360 माइनस थीटा, देखिए 360 माइनस यहाँ है, कास और सेक प्लस होता है, इसका मतलब साइन माइनस में होगा, तो माइनस, अब 360 के साथ चेंज भी नहीं करना, अभी बताया ना साइन का साइन हो जाता है, तो साइन 30 हो गया। अब गुणा करिए, ये कोसेक, कोसेक 180 प्लस थीटा, अब 180 में भी नहीं चेंज होगा, यहाँ लिखेंगे कोसेक कितना 30। अब देखिए प्लस होगा कि माइनस होगा, 180 प्लस कहाँ आया है यहाँ पर, टैन और कॉट प्लस होता है, इसका मतलब कोसेक जो है ये होगा माइनस में, चलिए माइनस लिख देते हैं ऐसे। अब यहाँ नीचे 180 प्लस थीटा, ये भी कॉस होगा, 180 प्लस कहाँ है भाई, ये है, टैन कॉट प्लस होता है, ये भी माइनस होगा, माइनस कॉस 45। और सेक, सेक का 360 माइनस थीटा यही है, तो कॉस और सेक ये प्लस में होता है, इसको प्लस में लिख लीजिए, सेक कितना 30। चलिए अब सब मान रखते हैं क्रम से, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये, चलिए इसको डिवाइड कर दें थोड़ा अलग हो जाए जिससे, यहीं से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब रखिए भाई वैल्यू क्रम से रखिए, साइन माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया, इसको हटा दें, साइन 30 का मान कितना 1/2, ठीक, और गुणे, अब ये तो माइनस में आएगा, कोसेक 30 कितना होगा, साइन 30 का 1/2 तो कोसेक 30 का 2 होता है, और बटे में ये कास 45 होता है 1/√2, और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका सेक 30 कितना होगा, कास 30 का होता है, कास 30, ये सही है क्या, ये गड़बड़ हो गया भाई, कासेक में 300 है ना, तो इस 300 को हम लिखेंगे 360 माइनस 60, कितना -60, ये कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का मान यहाँ लिखेंगे, कास का मान लिख लेंगे, कास 60 कितना होता है 1/2 है ना, तो कास 60 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई फटाफट, ये 2 से 2 कट गया, -1 बचा ऊपर, ऊपर बचा कितना -1, और नीचे ये 2/√2, अब इसको ऊपर कर लीजिए तो -√2/2, अब इसको जब परिमेयीकरण करेंगे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/2√2, माइनस में है 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला -1/√2, तो कौन सा सही होगा, माइनस में 1/√2,
यानी ये चौथा वाला सही होगा ऑप्शन। ठीक, ये सही है। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये दूसरा प्रश्न है ये। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कह रहे हैं भाई, इसका मान निकालना है इसमें। तो चलिए सॉल्व करिए। ये 9 है ना, तो 9 को कितना लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर, और ये ऊपर हो गया 5/2, और भाग है यानी बटे में कर देंगे। 16 को लिखेंगे 4 की घात 2, और ऊपर से ये घात है 3/2। अब घात पर घात हो तो घातों का गुणा होता है, क्या होता है, गुणा होता है। चलिए करिए। तो 3, 2, 5/2, अभी आया 4, और ये 2, 3/2, 2 से 2 काट दीजिए ये भैया, तो कितना मिल जाएगा आपका, ये हो गया 3 की घात 5 और नीचे 4 की घात 3। तो 3 का 5 बार गुणा करिए, 3 तिया 9, 3 27, तिया 81, 81 तिया 443, और ये 4 चौक 16, चौके 64। ठीक है, तो 2, 4, 3 और बटे 64, ये 64। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। ठीक है, इसमें ये बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं भाई। ना समय गंवाते हुए फटाफट हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटेल में, इतना डिटेल में कि आपको बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे, है ना। चलिए तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं भाई, ये रेखा 4x - 3y = 24 के अक्षों के बीच वाले भाग की लंबार्धक रेखा का समीकरण। तो अक्षों के बीच वाले भाग, तो पहले तो अक्षों के बीच वाले भाग को बनाएंगे हम लोग। चलिए बनाइए। तो ये है 4x, कितना है ये 4x - 3y = 24। तो पहले अक्षों पर कटे अंतःखंड का रूप समीकरण, इसको बनाएंगे कैसे, 24 से भाग दे करके। 24 से भाग दीजिए तो 4x बटे 24 और माइनस 3y/24, और इधर 24/24 हो गया। ये काट दीजिए भैया। चलिए इसको अलग कलर से हम लोग काटेंगे। तो ये कट गया, ये 3 से काटिए, 3 8 24 और 4 6 24। ये बचा कितना, ये बच गया हमारा x/6 माइनस y/8 बराबर 1। इसका मतलब इसमें ये जो x अक्ष है, x अक्ष में धनात्मक 6 अंतःखंड कटा है, और y अक्ष पे ऋणात्मक -8 है ना, ऋणात्मक है तो y अक्ष -8। तो इसका समीकरण, इसका जो है रेखा जो है किधर से जाएगी, इस प्रकार से। ठीक, अब इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, x अक्ष पर चली गई दूरी पहले लिखते हैं, फिर y अक्ष पर। x अक्ष पर चली गई दूरी 6 हो गई, y अक्ष पर चली गई दूरी 0 हो गई, तो 6 0 हो गया। इसका कितना होगा -8। अच्छा, x अक्ष पर चली गई दूरी पहले लिखते हैं ना, तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितना है, x अक्ष इधर उधर होता तो कहीं चला है, 0 हो जाएगा। तो 0, -8 हो गया ये निर्देशांक। अब इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना जानते हैं ना आप लोग, कैसे निकालेंगे, ये देखिए 6 + 0/2 कर लीजिए, है ना, कामा 0 प्लस यानी माइनस है तो माइनस लगा दीजिए /2। ये आ गया, काट दीजिए, 3 आया, ये कितना आएगा -4। ठीक, तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक जो मिल गया वो कितना मिल गया, ये मिल गया आपका 3, -4। ठीक, कह रहे हैं कि लंबार्धक रेखा का समीकरण, इसी रेखा का समीकरण याद करना जो 3, -4 से होकर के जा रही है। ठीक है, तो चलिए निकालिए इसको। कैसे निकालेंगे, ये रेखा हो गई भाई, अंतःखंड हो गया, अक्षों के बीच वाले भाग के लंबार्धक रेखा का समीकरण। लंबार्धक मतलब इस रेखा पर लंब रेखा। देखिए ये रेखा कौन सी है, इस रेखा का समीकरण क्या बनेगा, इस रेखा का समीकरण क्या है भैया, जो दिया हुआ है 4x - 3y =
24, यही है इस रेखा का समीकरण। अब देखिए ये दूसरी लंब रेखा का समीकरण अगर मिल जाए हमको तो वही तो निकालना है। तो लंब रेखा का समीकरण क्या होता है, देखिए ये आपका दिया हुआ है 4x माइनस 3y बराबर 24 के लंब रेखा, क्या लंब रेखा का समीकरण। क्या होता है, गुणांक बदल देते हैं, बीच में चिन्ह को बदल देते हैं। क्या करते हैं, गुणांक बदलेंगे और बीच के चिन्ह को भी बदल देंगे। चलिए तो इसको करिए, किससे होगा, 3x माइनस 4y। अब चिन्ह भी बदलना है तो प्लस y हो गया और प्लस लेम्डा बराबर 0 है। लंब रेखा का समीकरण इतना है। ठीक, अब ये कहाँ से होकर जा रहा है, 3 कामा माइनस 4 से, जो 3 कामा माइनस 4 से होकर जाता है, होकर जाता है, आता है। संतुष्ट करा दीजिए भाई इसको। यक्स की जगह 3 लिखेंगे, 3 गुणे 3 और प्लस 4 गुणे y का मान माइनस 4 और प्लस लेम्डा बराबर 0। ये 3 तियाँ 9 हो गया, माइनस 4 चौक 16 हो गया, प्लस लेम्डा बराबर 0 हो गया, माइनस 7 ना, 16 में से 9 गए 7 और प्लस लेम्डा इज इक्वल टू 0। तो लेम्डा का मान आ गया 7। अब 7 देखिए यहाँ रख देंगे तो लंब रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण क्या बन जाएगा हमारा, समीकरण क्या बनेगा जी, जल्दी बता दीजिए, बताइए। समीकरण होगा कितना, यही लेम्डा का मान यही 7 रख दीजिए, बन जाएगा 3x प्लस 4y और प्लस 7 बराबर 0। ये बन गया लंबार्धक रेखा का समीकरण। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये क्या हुआ, ये यार क्या खुल गया, चलिए इसको हटा देंगे, अभी हट गया। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पहला वाला। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पहला वाला, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, ये प्रश्न समझ में आया अच्छे से। चलिए सॉल्व कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर अगला देखें। ये चलिए अब देखते हैं ये चौथा प्रश्न। इसमें क्या कहा जा रहा है, रेखा संख्याओं इतना का मानक विचलन निकालना। मानक विचलन, देखिए मानक विचलन होता क्या है, पहले थोड़ा सा मानक विचलन का फार्मूला यहाँ हम लिख दे रहे हैं। सिग्मा जो है मानक विचलन है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सिग्मा यक्स माइनस यक्स बार का स्क्वायर अपान यन होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यक्स क्या है, ये 6, 8, 2, 12, 7, ये क्या है, यक्स का मान है। ठीक, और यक्स बार क्या है, समांतर माध्य, इसका समांतर माध्य, और यन इसकी संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या, इसमें यन का मान कितना मिला भाई, यन का मान कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यन का मान ये 5 हो गया, इसको रख दे रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। अब यक्स बार पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, यक्स बार निकालिए, यक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो पदों का योग सब जोड़ लीजिए, 6 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 7 बटे 5। जोड़िए, 8 6 14, 14 2, 8 6 14, 2 16, 16 2 18, 10 28, 28 7 35। तो ये 35 बटे 5, 5 7 35। तो यक्स बार का मान आ गया 7। ठीक, अब चलिए सिग्मा बार स्क्वायर का मान हम लोग निकालते हैं। कहीं यहीं से लगा दें, लगाइए, सिग्मा बार स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यक्स का मान पहले 6, कितना 6 माइनस यक्स बार कितना आया 7, 6 माइनस 7 का
स्क्वायर। ठीक है, अब सिग्मा लगा है तो जोड़ेंगे भी, जोड़ लीजिए। अब की एक्स बार कितना लिखेंगे 8, फिर -7 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर प्लस 8 के बाद क्या है 2, तो 2 - 7 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 के बाद है 12, तो ये 12 - 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस 7 - 7 का स्क्वायर, और बटे में कितनी बार है n है, यानी पदों की संख्या 5 है, तो ये 5 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें घटाएंगे कितना 1 आएगा ना, -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 का वर्ग 1 हो गया, और फिर प्लस 7 में से 1 घटाइए 1 आएगा, 1 का वर्ग ये भी 1 हो गया, फिर प्लस 7 में से 2 घटाइए 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, फिर प्लस 12 में से 7 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस, अब ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, बटे 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 - 25 50, और 50 - 2 52 बटे 5। अब इसको भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, और 2 उतारेंगे बाहर नहीं जाएगा 0.5 चौक 20। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं है, भाग दे के हम बता दे रहे हैं। ये लीजिए, भाग दे रहे हैं कितना, अब भाग भी बताना पड़ रहा है, ये तो आना चाहिए। 5 एकम 5, ये 5 बच्चा कट गया, अब 2 बार नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ा करके, है ना, फिर दशमलव लगाएंगे 0 उतारेंगे, 5 चौक 20 ऐसे। ठीक, तो ये आ गया 10.0। तो अब आपका हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 10.4, तो सिग्मा इज इक्वल टू √10.4। अब इसका निकालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल निकालने आपको आता है ना? चलिए, आता, अच्छी बात है, नहीं आता तो भी देख लो कैसे। 10.4, अब दशमलव के बाद जितना मन करे उतना 0 बढ़ा दो, ये जो है जोड़ा बना लो। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। पहले देखिए कैसे इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 तियाँ 9, 4 चौक 16 ऐसे पढ़ते हैं। तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, ये 10 में 3 बार जाएगा, ये 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो गया, घटा लीजिए 1 आ गया, 40 हो गया। अब दशमलव बढ़ा के कितना बार जाए, 6 दूनी 12 छत्तीस 18, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाइए, यहाँ 2 लिखिए, 2 दूना 4, 6 दूनी 12, तो ये लगभग 3.2 कुछ आएगा। 3.2 किस में है? ये तीसरे वाले ऑप्शन में 3.2 है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल अब देखते हैं। ये 5वां प्रश्न, ये 5वां प्रश्न आपका सामने है, इसको ये लगाइए यार, ये हिलता डुलता, चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए। तो अब देखेंगे, बिंदु 2, 3 से रेखा 3x - 2y + 13 = 0 पर डाले गए लंब का पाद क्या है? लंब का पाद मतलब किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो क्या प्रश्न है, बिंदु इतना से रेखा इतना पर डाले गए लंब, तो किसी बिंदु से लंब रेखा का समीकरण अभी बताया था ना। तो चलिए पहले उतना काम करते हैं, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है कि 3x - 2y + 13 पर लंब रेखा का समीकरण क्या बनेगा भाई? ये बनेगा, गुणांक बदल देंगे, 2x और 3y, बीच में चिन्ह माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक, और प्लस लैम्डा = 0, ये समीकरण है। अब ये कहाँ से होकर के जाता है? 2,3 से, 2,3 से होकर जाता है। अतः अब संतुष्ट करा दीजिए इसको। कैसे? x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे, तो रखिए, तो 2 गुणे x की जगह कितना 2, और प्लस 3 गुणे y की जगह 3, और प्लस लैम्डा = 0। सही है, 2 दूना
4 और 3 तियाँ 9 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। 9 4 13 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा इज इक्वल टू -13। ये आ गया भाई लेमडा का मान। अब समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ से समीकरण मिला हमको, लंब रेखा का जो समीकरण मिला वो क्या मिला, ये 2x प्लस 3y और प्लस लेमडा है, और इस लेमडा का मान -13 आया है, तो इस प्लस को हटा करके यहाँ लिख देंगे -13 बराबर 0। ये देखिए लंब रेखा का समीकरण बन गया ये दूसरा, और पहले रेखा का समीकरण कौन था, ये वाला, ये ठीक है। ये तो इन दोनों को देखिए, दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु देखिए, एक रेखा दिया हुआ, इस पर लंब रेखा का समीकरण मिल गया, तो दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे वही निर्देशांक निकालना है। तो दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों समीकरण को हल करके। अब इन दोनों समीकरण को हम क्रमशः हल करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे करें। समीकरण 1 इसको बना लीजिए पहले, तो ये समीकरण 1 हो गया, ये 2, तो गुणांक बराबर करिए आराम से, ये 2 है ना, यहाँ 3 से गुणा कर लीजिए, इसमें 2 से, समीकरण 1 में 3 से, तो करिए, तो मिल जाएगा 3 का गुणा करना ना, 3 का गुणा कर लीजिए भैया। चलिए यहाँ लिखते हैं, 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 9x, कितना आएगा 9x, और 3 का गुणा इसमें करिए -6y, और फिर 3 से इसमें गुणा करिए प्लस 3×3 = 39 बराबर 0, ठीक। अब दूसरा समीकरण ये मिल जाएगा, इसमें कितने से गुणा करना भाई, यहाँ 3 से गुणा किए तो इसमें 2 से कर लो, 4x, अब इसमें 2 से गुणा करेंगे प्लस 6y, और फिर 2 से इसमें कर लीजिए गुणा, तो आएगा -26 बराबर 0। अब इसका जो है अब हम बदलेंगे चिन्ह, ठीक है, तो चिन्ह बदल लीजिए इसका, 6y प्लस में है ना, प्लस में है तो इसको माइनस करिए, और ये माइनस है तो प्लस हो गया। ये यार चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं, इसको जोड़ देंगे, है ना, इसको जोड़ना है जी, गलती हो गई जल्दी में। चलिए ये हो गया y, और प्लस कितना आया है, ये 2 से गुणा कर रहे थे ना, -26, क्या हो रहा है, -26 बराबर 0। चलिए ये माइनस प्लस कैंसिल, 9 4 13x, अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, ये आया, इसमें घटाएंगे तो आएगा 3, और ये घटाइए तो आएगा 1, वाह। तो x का मान 1 कहीं नहीं है, x का मान 1 कहीं नहीं है जी, कहीं गलत हो गया का। चलिए ठीक है, तो ये आ गया 1 ना, इसमें आया -1, 1 में तो मिल ही नहीं रहा है। चलिए एक बार फिर से मिला लेते हैं, 3 है ना, 3 से गुणा करिए, 3 3 दूनी 6, 43 0 हो गया, और 3x - 3y + 13, ठीक तो है। अब फिर इसमें ये गुणांक बदल दिए थे तो प्लस हो जाएगा, 2x, और ये 3y प्लस लेमडा, ठीक है, 2 दूना 4 12 ना आ गया, ये यार गड़बड़ हुआ, -13 आएगा ना, तो -13 आया, तो -13 तो रखे हैं, है ना, -13 रखे हैं, ये दूसरा, तो ठीक है, 2 से गुणा किए 4, 3 दूना 6, 13 26, यक्स का मान 1 आया भाई। चलिए यक्स का मान 1 रखें किसी समीकरण में, किसमें रखें, ये दूसरे वाले में रख देते हैं, तो 2 × 1 - 3 × y और -13 बराबर 0। अब ये सॉल्व करिए, 2 - 3y और -13, 13 में से 2 घटा दीजिए, आएगा कितना, 13 में से 2 घटाने पर आएगा -11 बराबर 0। तो y का मान 11/3। ये तरीका यही है भाई, इसको सॉल्व करिएगा अच्छे से, है ना, देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है, कहीं सॉल्व करने थोड़ा प्लस माइनस इधर उधर हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। ये अगला प्रश्न आपका, ये क्या कह रहे हैं इसमें,
एक व्यक्ति एक बैंक के आवर्ती खाते में 200 रुपये प्रतिमाह जमा करता है। कितना? 200 रुपये प्रतिमाह जमा करता है। 200 रुपये प्रतिमाह जमा करता है, ये लीजिए। और तथा 9% वार्षिक दर से ब्याज पाता है। 1 वर्ष पश्चात परिपक्वता राशि बताइए। ठीक, तो एक व्यक्ति एक बैंक के आवर्ती खाते में 200 रुपये प्रतिमाह जमा करता है। प्रतिमाह 200 रुपये जमा करता है, 200 रुपये, और 9% वार्षिक दर से, यानी दर बराबर, दर जो है R बराबर 9% वार्षिक है ब्याज की दर से 1 वर्ष पश्चात परिपक्वता राशि, मतलब 1 वर्ष बाद उसके पास कितनी राशि उसमें हो जाएगी, ये पूछ रहे हैं। तो 200 रुपये प्रतिमाह जमा करता है, तो कुल कितना जमा करेगा? कुल जमा राशि, कुल जमा राशि कितनी हो जाएगी? देखिए 200 रुपये प्रतिमाह जमा कर रहा है ना, तो ये जमा करेगा कितना? 12 महीने तक। 12 दूनी 2400 रुपये उसके पास ये जमा की गई। ठीक है, और उसमें ब्याज भी लगेगा प्रति महीने, प्रत्येक महीने में ब्याज लग रहा है भाई। तो पहले महीने में 200 रुपये पर ब्याज लगेगा। दर दिया हुआ देखिए महीने में, वार्षिक जो होगा, समय देखिए, समय जो है पहले महीने में, चलिए एक एक बात करते हैं। पहले महीने में उसको 200 रुपये पर मिलेगा ब्याज ना, और ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी P मूलधन दर समय बटे 100, ये होता है ब्याज। ठीक, तो मूलधन पहले महीने में 200 तो जमा किया है, 200 रुपये, और दर कितना है? ये क्या हुआ? दर है, लिखेंगे 200, और दर कितना है? 9। अब देखिए 9% वार्षिक है, तो मासिक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बटे 12, 9 बटे 12। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना? 1 महीने का। अब ये जो पहले महीने में जमा किया है, तो वो कितने महीने तक इस पर ब्याज मिलेगा? 12 महीने तक। ये समय हो गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 कर देंगे, ये हो गया। अब फिर दूसरे महीने में कितने पर मिलेगा? ये 200 रुपये दूसरे महीना वाला जो 200 रुपये जमा किया, उस पर दर तो वही रहेगी, है ना, और समय कितना हो जाएगा? गुणे 100 तो लिखेंगे ही, और समय कितना हो जाएगा यहाँ? 11 महीने तक इस पर मिलेगा। कितने महीने तक? 11 महीने तक। समझ में आ रहा है? अब फिर तीसरे महीने में कितना हो जाएगा? 200 गुणे दर हो गया इतना, और गुणे 100 भी लिखना है। अब इसमें जो है, जो तीसरे महीने में जमा किया उस पर 10 पर, इसी प्रकार 10, 9, 8 ऐसे क्रम से आएगा। तो इतना देखिए 200, 9 और फिर 12 और 100, तो इतना तो कॉमन है सब में, जिसको ले रहे हैं हम कॉमन। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं, ये आएगा आपका 200 गुणे 9 बटे 12 गुणे 100, ये तो सब में है, इसको कॉमन ले लिए। अब यहाँ बचेगा कितना? 12 और प्लस 11, और फिर इसके बाद 10, 9, 8, 7 ऐसे क्रम से 1 तक। ठीक, अब जो है ये 100 से 2 जीरो काट दीजिए भाई ना, और 3 से काटिए, 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12, तो ये आपका मिल गया 2 गुणे 3 बटे 4, है ना। और ये देखिए पदों का योग का फार्मूला क्या होता है? यन, है ना, क्या होता है? यहाँ लिख दे रहे हैं, चलिए फार्मूला जो है इधर लिख दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है? यन पदों के योग का, यन इंटू यन प्लस 1 अपान कितना होता है? 2। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यन का मान यहाँ पे कितना होगा? 12, है ना। यन का मान कितना है? 12 है। तो ये हो गया 12 गुणे 12 प्लस 1 बटे 2। ठीक है, 2 से ये 2 काट दीजिए, ये बचा 3 बटे 4 और गुणे ये 12 गुणे ये हो जाएगा 1 है ना भैया, ये 1 है, तो 12 गुणे 13, ये काटिए 4 तियाँ 12, तो ये गुणा कर लीजिए 3 गुणे 13 तियाँ 39,
अब ये 9 तिरिक 27, 3 तियाँ 9, 9 2 11, ये आ गया आपका 117। 117 रुपये क्या मिलेगा इसको? 117 रुपये ब्याज टोटल देना पड़ेगा। कितना? 117 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। टोटल जमा मिलेगा 117 रुपये ब्याज उसको मिलेगा। जमा किया उसने टोटल कितना? 2400 जमा किया है, 117 ब्याज मिल जाएगा। तो टोटल उसको देना पड़ेगा कितना? उसके पास जो है बैंक में राशि कितनी हो जाएगी? 117, ये जोड़ लीजिए, आएगा 7152। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2517, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ये समझ में आया सबको? देखिए, कुल जमा राशि जो है वो जमा कर रहा है प्रति महीने 200 रुपये, तो साल भर जमा करेगा ना, यानी 12 महीने तक जमा करेगा। तो टोटल जमा किया 12 दूनी 2400 रुपये जमा कर दिया। अब जो पहले महीने में जमा किया है उसको तो लगातार 12 महीने तक ब्याज मिलेगा ना, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन हो गया 200, दर तो हो जाएगा 9/12। 9/12 क्यों हुआ? ये वार्षिक ब्याज जो है 9% है, तो मासिक ब्याज कितनी हो जाएगी? बटे 12। ठीक, और 12 महीने तक मिलेगा, ये समय हो गया। तो मूलधन गुणे ये दर गुणे समय बटे 100। ठीक, ये 12 महीने तक मिला। फिर अगले महीने में जो जमा किया वो पहले महीने में थोड़ी ना उस पर ब्याज मिला है, तो दूसरे महीने में जो जमा किया 11 महीने तक मिलेगा, अगले में 10, फिर 9, ऐसे करके। तो सब में जब हम कामन लेंगे 200 गुणे 9/12 और 100, ये कामन जब लेंगे तो यही बच जाएगा। कामन लेकर के इसको काट दिए हैं। यन पदों का योगफल जो है यन +1/2 होता है। यहाँ 5 साल कर लेंगे इसको, तो 117 रुपये क्या मिल गया इसको? और ब्याज मिल गया। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न है आपका, इसमें क्या कह रहे हैं भाई? ये यदि कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 3/8 गुना हो जाता है, ये क्या हो गया भाई? चलिए आ गया। तो कोई धन जो है 3 वर्ष में, यानी समय, चलिए लिखते चल रहे हैं, समय जो है वो कितना है? ये क्लियर दिख रहा है नहीं? चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये लो। तो समय चलिए लिख दे रहे हैं, समय जो है वो 3 वर्ष है ना। और फिर आगे चक्रवृद्धि ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो कोई धन मतलब मूलधन, मूलधन जो है वो है P। अब चक्रवृद्धि ब्याज से 3/8 गुना हो जाता है, मतलब मिश्र धन जो है वो हो जाता है 3/8 गुना किसका? P का, यानी मूलधन का 3/8 गुना हो जाता है, ये का मान। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 त्रिक 24, 24 3 27/8 P, ये आ गया मिश्र धन। ठीक है, तो ब्याज की दर निकालनी है, तो हम लोग देखिए फार्मूले से ही लगा देंगे इसको। फार्मूले से लगाइए, क्या होता है? A बराबर P 1 धन R/100 घाते n, यही होता है ना। अब A का मान यहाँ क्रम से रखिए भैया, तो क्या आएगा? A का मान रखेंगे 27/8 P बराबर, यहाँ P है 1 धन ये दर बटे 100, समय कितना है? 3 वर्ष, 3 लगा दीजिए। ये P से P कैंसिल, अब ये बचा कितना? 1 धन R/100 घाते n। अब ये बराबर मिल गया आपका 27/8। ठीक, अच्छा ये n का मान तो 3 है ना, ये n का मान है 3, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक, अब ये 3 इधर आएगा तो घनमूल हो जाएगा, है ना। 1 धन R/100 बराबर आएगा कितना? 27/8 का ये निकालेंगे घनमूल, है ना। 1 धन R/100, अब 27 का कितना बनेगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 बार 3 है तो 1 बार 3 लिखेंगे। 2 दूना 4 दूना 8, यानी 1 बार 2 लिख देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से R/100 बराबर 3/8
2 माइनस 1, 1 को इधर कर देंगे, है ना, r/100 बराबर, ये आ गया 2 1 के 2, 3 में से 1 घटाइए तो 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1/2 आ जाएगा। तो ये 2r बराबर 100, इसको तो मन में ही आप लोग लगा चुके होंगे। चलिए हम तो ऐसे ही लगाएंगे, क्योंकि समझना सबको है ना। तो 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 50%। ठीक, तो 50% ऑप्शन में है, हाँ, ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आप लोग कमेंट में बताइएगा कितने प्रश्न आप लोग खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने प्रश्न बताने के बाद आ रहा है, कितने प्रश्न बताने के बाद भी नहीं आया। या ऐसा तो हो नहीं सकता कि बताने के बाद ना आया हो, बताने के बाद आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो कमेंट में कर दीजिए कि चौथा प्रश्न आपको नहीं समझ में आया, उसको भी समझा देंगे। इसमें चलिए 8वां प्रश्न भी यहीं लिख दिए हैं हम, ये 8वां प्रश्न। चलिए तो फिर इसको सॉल्व करते हैं यहीं पे। कैसे करें कैसे करें? तो चलिए अगला ले लेते हैं। इसमें तो नहीं है जी, 8वां लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए, मिटा के फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ये 8वां वाला है ना। इसमें क्या है कि log 8 x + 1, चलिए लिख दे इसको अच्छे से कि इसमें दिख नहीं रहा था, क्लियर ना। x - 1 = 1। ठीक, अभी देखिए log m + log n वाला फार्मूला लगाइए। तो log m + log n क्या होता है, याद है ना? अरे लघुगणक भाई बहुत पढ़े हो, 10 आधार पर होता है, यहाँ 8 आधार है, कोई दिक्कत नहीं है। ये log m + n का होता है log m × n, और यही माइनस होता तो m/n हो जाता है। तो चलिए फिर सॉल्व किया जाए इसको। ये हो जाएगा log 8 है, m × n करिए, यानी x + 1 और इंटू x - 1 और = 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए भैया। log 8 है ना, ये 8, x + 1 x - 1 कितना बनेगा, x² - 1, x² - 1 = 1। ये हो गया। log 8 की पावर इतना = 1 है, तो इसका होता क्या है, देखिए आप यदि याद कर सके तो याद कर लीजिए, नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसको क्या करना है, तो बंद कर बाबू। अब इसको जो है क्या करेंगे, log 8 x² - 1। अब ये 1 को लिखेंगे हम लोग क्या, देखिए आधार और घातांक जब बराबर होती है उसी को तो एक कहते हैं ना। यहाँ तो एक काम करिए, देखिए ऐसे कर लीजिए, ये log ये हो जाएगा आपका x² - 1 = 8 की घात 1। ठीक, यही होता है। कैसे होता है देखिए, x यदि log x y = z है ना, तो ये क्या होता है कि y बराबर हो जाता है, y बराबर x की पावर z, ये होता है। ठीक, तो इसी की सहायता से ये बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ जो ऊपर है, ठीक, यहाँ लिखेंगे, ये जो आधार है यहाँ लिखेंगे, आधार ये मान जो आएगा वही घात हो जाएगा। आधार जितना, देखिए ये आधार है ना, तो आधार लिखिए, आधार पर ही घात लगती है, तो ये जो बराबर है ये घात में लग जाएगा, यानी 1। तो घात 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बन गया 8। तो यहाँ से सॉल्व तो कर ही लेंगे। अब x² - 1 = 8, तो इसको जब इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 8 + 1, यानी x² = 9 और आ गया 3। ठीक, तो इसमें जो है 3 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। इस अगले प्रश्न में
ये कहाँ गया भैया, ये 9वां प्रश्न है आपका। ठीक, ये 9वां प्रश्न है। इसमें क्या करें, ये देखिए क्रम से यक्स की घात इसमें दिया हुआ है, यक्स की पावर 1/3 और प्लस वाई की घात 1/3 और प्लस जेड की घात 1/3 बराबर 0। ठीक, और तब यक्स प्लस वाई प्लस जेड की घात 3 का मान निकालना है। यक्स प्लस वाई प्लस जेड की घात 3 का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ से क्या करें हम लोग, ये ऐसा कर ले रहे हैं कि यक्स की घात 1/3 है, इसको इधर कर दे रहे हैं पक्षांतर, तो माइनस वाई की घात 1/3, चलिए माइनस ऐसे करके इसको प्लस में ही लिख दे रहे हैं, जेड की घात 1/3, ये हुआ। अब क्या करेंगे कि इसका जो है हम लोग करेंगे क्यूब, दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो इधर घन करेंगे तो 1/3 1/3 3 का गुणा जब होगा, घात 3 जब लगाएंगे, चलिए यहीं लगा दे रहे हैं, इसमें घात 3 लगाएंगे, और जब घात 3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, घात का गुणा होता 3 3 कट गया, ये आ गया यक्स। अब बराबर क्या आएगा, देखिए माइनस का 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस में ही आएगा, माइनस रहने दीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब ना, ए प्लस बी का होल क्यूब, अब ए क्यूब बनेगा यानी वाई घाते 1/3 का क्यूब, चलिए लिखते चल रहे हैं, वाई घाते 1/3 का क्यूब। ठीक, ए क्यूब हो गया, प्लस बी क्यूब मतलब जेड की घात 1/3 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब प्लस 3ab, 3a मतलब y की घात 1/3 और b का मान z की घात 1/3, 3ab और आगे a प्लस बी, y घाते 1/3 फिर z घात 1/3, ये 3ab। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा कितना, ये यक्स बराबर माइनस, ये बन गया y प्लस, देखिए 3 3 कट जाएगा ना, z और प्लस ये बन जाएगा 3। अच्छा एक काम करिए, यहाँ से ये देखिए समीकरण 1 देख पा रहे थे, जब इसको हमने पक्षांतर किया था तो यहाँ हमको क्या मिला था, यक्स घात 1/3 का मान मिला था, माइनस में कितना, वाई घात 1/3 प्लस जेड घात 1/3, यही चीज़ है ना। चलिए यहाँ स्पष्ट करके लिख दिए हैं, तो जहाँ ये चीज़ है वहाँ ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, देखिए y की घात 1/3 जेड की घात 1/3, इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं ना माइनस में। ठीक, चलिए रखिए फिर, तो 3 y की घात 1/3 और z की घात 1/3, फिर इसका मान कितना आएगा, माइनस में यक्स की घात 1/3। ठीक, ये मिल गया भैया। अब क्या करें, कुछ दिमाग चलाइए आप लोग भी, ओहो 1/3। ठीक, अब इसमें जो है क्या करेंगे, माइनस से चलिए गुणा कर लेते हैं, क्या करते हैं माइनस से गुणा कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, यक्स इज इक्वल टू माइनस जेड, क्या है माइनस वाई है, माइनस वाई माइनस जेड, अब फिर माइनस से इसमें कर लीजिए, -3 यक्स की घात 1/3 और फिर y की घात 1/3 और z की घात 1/3, ये मिल गया। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो मिल जाएगा यक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, इसको इधर किए, अब ये माइनस में मिला कितना, 3 यक्स की घात, ठीक है ना, अच्छा नहीं ठीक नहीं है, ये माइनस आगे आएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर जब इस माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा प्लस। अब यक्स की घात 1/3, वाई की घात 1/3 और जेड की घात 1/3, ये हो गया। ठीक,
अब हमको निकालना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब निकालना, घात 3 निकालना है, तो दोनों तरफ घात 3 कर लीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड की घात 3। अब इधर घात 3 करेंगे तो 3 27 आ गया, 3 त्रिका 9 3 27, और ये मिला x वाई जेड। ठीक, ये हो गया आंसर आपका। तो 27 x वाई जेड ये हो गया सही आंसर। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगला लगाएं हम लोग। अच्छे से समझ के देखिए, कॉपी पेन ले करके बैठिए, हमारे साथ आप लोग भी सॉल्व करिए। कोई प्रश्न ऐसा रहेगा जो आप लोग हमसे पहले भी सॉल्व कर लोगे, है ना। तो जिन प्रश्नों को आपने हमसे पहले सॉल्व किया हो वो कमेंट में आप बताइए कि कौन सा प्रश्न आपने हमसे पहले सॉल्व किया था। ठीक, चलिए तो अब 10वां प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं, पुत्र और पिता की वर्तमान आयु। चलिए x y मान के लगा दें, ट्रिक से बताएंगे तभी जो है नया लगेगा आप लोगों को। ट्रिक से तो आसानी से आ जाता, कोई बात नहीं, आप लोग जैसे अभी तक पढ़े हैं, है ना, उसी तरीके से लगाएंगे। देखिए पुत्र और पिता की वर्तमान आयु 5:7 है। तो देखिए पुत्र की आयु हम लिख दे रहे हैं कितना, 5x, और पिता की आयु कितना, 5:7 है, तो ये 7x हो गया। बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष कितना, 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पहले तो -10 हो जाएगा। ये अनुपात कितना हो जाता है, 5:9 हो जाता है। ठीक है, तो क्या करिए, पहले पिता और पुत्र की आयु निकाल लीजिए इन दोनों को सॉल्व करके। कैसे, 5 ये 7 5 ये गुणा करिए, 9 × 5 = 45। चलिए दूसरे पेन से लिखते हैं, 9 × 5 = 45x और -90 बराबर 7 × 35x -50। ठीक, अब ये आया कितना, 45x - 35x बराबर -50, और ये 90 को इधर लाइए +90। ठीक, अब इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा भैया, 10 आएगा क्या, 10x बराबर, अब इसमें घटाइए तो ये आ गया 40। तो x का मान जब काटेंगे तो आएगा 4, x का मान ये मिल गया। ठीक, अब पिता और पुत्र की आयु देख लीजिए कि पिता की आयु कितनी हो गई, पहले पुत्र की करिए। पुत्र की आयु कितनी है, 5x थी ना वर्तमान आयु, तो 5 × x का मान 4, तो 5 चौक 20 हो गया पुत्र की आयु। अब पिता की आयु निकाल लीजिए। पिता की आयु कितनी है, 7x है ना, तो ये हो गया 7 और x का मान 4, 7 चौक 28। अब पूछा क्या जा रहा है, कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाता। कितने वर्ष बाद मतलब उम्र ज़्यादा हो जाएगी, है ना। अभी तुम्हारी आयु जो है मान लो 25 वर्ष है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी, है ना। 2 वर्ष बाद 27 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इसी प्रकार से जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, अभी वर्तमान आयु इसकी है 20 वर्ष, कितनी है, 20 वर्ष, और फिर कितने वर्ष बाद, मान ले रहे हैं y वर्ष बाद, और पिता की आयु अभी कितनी है, 28 वर्ष, तो कितने वर्ष बाद, y वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाता है, 7:8 हो जाता है। अब इसी को हम लोग कम से सॉल्व करेंगे, तो करिए सॉल्व। ये सॉल्व करके y का मान आप लोग निकाल लेंगे ना, कि लगाएं हम, y का मान इसको सॉल्व करके आप लोग लगाइए और कमेंट में इसका उत्तर बताइए कि कितने वर्ष बाद ये आयु जो है 7:8 हो जाती है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुरु जी बंद कर दिया। सारे हरामी हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, ये 11वां प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ये
राम, श्याम और हरि एक काम को क्रमशः 30, 45 और 60 दिन में कर सकते हैं। कितना? 30, 45 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि वे मिलकर उस काम को करते हैं तो कुल 7,800 रुपये मिलते हैं। तो राम को धनराशि मिलेगी। कितनी धनराशि राम को मिलेगी ये पूछ रहे हैं। चलिए तो लिखते हैं हम लोग, ये आपके चलिए ये हमारे राम हो गए और दूसरे ये हो गए श्याम और तीसरे कौन है? हरि। ठीक, ये तो राम जो है क्या क्या है? राम एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, श्याम उसी काम को करेंगे तो 45 दिन में करेंगे, और हरि करेंगे तो 60 दिन में करेंगे भैया। ठीक, तो वे तीनों मिलकर उस काम को करते हैं तो इतना रुपए मिलता है। तो तीनों की पहले क्षमता हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षमता। अब क्षमता निकालने का तरीका क्या है कि पहले इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो 45 ये आएगा आपका। चलिए तो जो है एलसीएम 180 आएगा। तो कैसे आया इसको भी जो है सॉल्व करके बताएंगे, थोड़ा आसान भी लगेगा आपको। एलसीएम लेंगे इसका 30, 45 और 60 का। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 2 से काटिए, आएगा 15 और ये 45, ये 30 हो गया। फिर 2 से काट लीजिए तो ये 3 से काटिए, ये 3 पचे 15 और 3 से काटिए, 3 के 3 पचे 15 और ये हो जाएगा, ये डायरेक्ट 15 से काटना चाहिए। चलिए तो 3 से काटेंगे, ये आएगा 10। ठीक है, फिर 5 से काट दीजिए, 5, 5 एक कम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, यही आएगा। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार। चलिए 2 लिख देते हैं। एक बार 3 आया है और एक बार 5 आया है, एक बार बस इतने आया है ना। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 45 नहीं कटेगा। 2 बार है और 2 बार 3 है ना। कितनी बार 3 है? 2 बार 3 है, 5। ठीक, अब देखिए 30 से जब भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 5 3 ये हो जाएगा 30, 6 पचे 30 ना। 6 ये 6 कैसे आएगा जी? 1 मिनट, चलिए थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। 3 3 5, तो ये करिए 6 और ये 5 ना। 5 6 30 हो गया। 30 देखिए 30 से भाग देंगे तो ये 30 कट जाएगा, बच्चा कितना? 6। ये 6 आ गया सामर्थ्य किसकी? राम की। राम की सामर्थ्य आ गई 6। और श्याम का सामर्थ्य 45 से भाग देंगे ना। 15 3 45, यही तो आएगा। तो 15 3 45, बचा कितना? 4। सामर्थ्य आ गई 4। और हरि की सामर्थ्य कितनी होगी? 60 से भाग देंगे। 15 3 45 और 45 चौके 60, 15 3 45 चौके 60, 60 कट जाएंगे, बचा 3। तो हरि की सामर्थ्य जो है 3 है। ठीक, राम जो है एक दिन में 6 काम कर सकता है, श्याम 4 काम, हरि 3 काम कर सकता है एक दिन में। अब जिसकी जितना ज़्यादा सामर्थ्य उतना ज़्यादा रुपया उसको मिलेगा। टोटल सामर्थ्य कितना हो गया? 6 4 10 3 13 है ना। टोटल सामर्थ्य 6 है तो राम को मिलेगा मान लो 6 रुपये, श्याम को मिलेगा 4 रुपये और तीसरे हरि को मिलेगा 3 रुपये। कुल रुपए मिला के हो गया 7,800 टोटल मिल रहा है। अब इसमें हमको निकालना, देखिए क्या 6 4 10 3 13, ये आ गया 13 यक्ष बराबर 7800। तो यक्ष का मान हो जाएगा 7800 बटे 13 है ना। तो 13 13 6 78 होता है, ये आ गया 13 6 78 600। तो यक्ष का मान ये 600। तो राम को कितना रुपए मिला? राम को मिलेगा 6 रुपये, यानी 6 गुणे यक्ष का मान जो है ये हो जाएगा कितना? ये राम को मिल जाएगा 6 यानी यक्ष का मान 600। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 छक्के 3600 है ना, तो 3600 मिल गया राम को ना। अगर पूछा जाता श्याम को कितना मिलेगा, तो श्याम को कितना मिलेगा भैया? 4 है ना, 4, तो 4 गुणे 600, 6 चौक 24, तो 2,400 रुपये श्याम को मिलते। इसी प्रकार से किसी को भी कितना मिला है ये आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? क्या किए हैं?
सब कितने दिन में, एक जैसे राम 30 दिन में कर रहा है वही काम, श्याम 45 दिन में, हरि 60 दिन में वही काम करता है। तो अब सबका सामर्थ्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 तियाँ 15 तियाँ 45 और 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, तो ये 180 आएगा। फिर 6 से, जब 30 से इसमें भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 30 से इसमें भाग देंगे 6 बार जाएगा। ये आ गया सामर्थ्य, क्या आ गया, सामर्थ्य, ये आ गया 6 किसका, राम का। 45 से भाग देंगे तो श्याम का सामर्थ्य, हरि से भाग, ये 60 से भाग देंगे तो हरि का सामर्थ्य, ये सबका सामर्थ्य आ गया। सामर्थ्य के अनुसार उसको पैसा मिलेगा 7800 ना। तो हम मान के चलते हैं टोटल जो है रुपए कितना मिला, 6x राम को, 4x श्याम को और इतना 3x हरि को मिला। टोटल मिल करके 7800 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके यक्स का मान निकाल लिए, यक्स का मान आ गया 600। अब जब 600 यक्स का मान मिल गया तो राम, श्याम या हरि किसी की भी जो है धनराशि कितनी मिलेगी, कितना वेतन मिलेगा, कितना जो है मेहनताना मिलेगा, ये आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक, ये समझ में आया। चलिए ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, इस टाइप के और भी क्वेश्चन बता देंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद ये 12वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है भाई, ये ए बी ना, ए समुच्चय बी दिया हुआ है तब इतने का मान निकालना। देखिए क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी। ठीक, ए यूनियन बी निकालिए तो ये क्या होगा भैया, दोनों में जो होगा सब लिख देंगे। 2 है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है, ये जो है ए यूनियन बी मिल गया। अब निकालेंगे बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन में जो कॉमन रहेगा उसको लेंगे। कॉमन क्या है, 3, ये 3 कॉमन है और कुछ 6 5 नहीं, कॉमन और नहीं है ना, केवल 3 ही कॉमन है। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, क्या पूछ रहे हैं, इतने में अवयवों की संख्या बताइए। किसमें, ए यूनियन बी। ठीक, और ये क्रॉस करना है बी इंटरसेक्शन ए। अब इसका गुणा करके बताना भाई, ए यूनियन बी में कितना है, 2 3 5 6 7 8। ठीक, इसका गुणा करना है किसमें, 3 में। ठीक, तो सब के साथ बारी बारी 3 लिख दीजिए। कैसे, ये चलिए थोड़ा सा और किनारे से लिखते हैं ना। तरीका तो ये है बराबर के नीचे बराबर लगाएं, लेकिन जगह जो है पर्याप्त मिल जाए इसलिए किनारे से लिख रहे हैं। तो 2 3 क्या आएगा, 2 3 कामा 3 3 कामा 5 3 कामा 6 3 7 3 8 3। सब हो गया ना। पूछा क्या जा रहा है, में अवयवों की संख्या, इसमें कितने अवयव हैं ये पूछा जा रहा है भाई। इसमें कितने अवयव हैं ये पूछा जा रहा है। कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें अवयवों की संख्या कितनी आएगी, 6 आएगी। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी समय हो जा रहा है भाई, चलिए अगला देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। त्रिभुज ABC में कोण C क्या है, समकोण है। तो चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये चलिए डिजाइन अच्छे से बनाए, समकोण त्रिभुज। ये यहाँ से ये त्रिभुज समकोण वाला ये है। ठीक, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें करना क्या है कि ये कह रहे हैं ए, ये क्या है ए और C समकोण ना, C और ये हो गया B। ठीक, अब यदि शीर्ष C से AB पर लंब, C से AB पर लंब खींचा गया है, C से AB पर लंब,
ये लो ए बी पर लंब हो गया। और फिर आगे कह रहे हैं कि ए बी पर लंब की माप P है, मतलब ये P है आपका, ये क्या है P, और ए बी का मान C है, ये पूरा C है, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका C है। फिर BC कहाँ गया, BC का मान A है, चलिए रेड से लिखें, BC जो है ये आपका है A, ठीक। और फिर AC देख पा रहे हैं, AC कितना है B, AC का मान जो है ये है B, ठीक। और फिर तो CP का मान निकालिए, CP देख पा रहे हैं कहाँ है CP आधार लंब। तो एक काम कर लीजिए बहुत ही आसानी से, देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है भाई, है ना। तो 1/2 आधार C और ऊंचाई P, ठीक है, क्या है CP बराबर। अब फिर देखिए आधार गुणे ऊंचाई कर लिए, ये आ गया। अब इसमें देखिए आधार A है, ऊंचाई B है ना, तो इसमें भी वही त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे बनेगा, 1/2 A गुणे B, 1/2 कट गया, तो CP का मान आ गया AB, ठीक। तो कौन सा सही होगा, यानी दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए 15 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे आज, फिर बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये क्या कहा जा रहा है, 14वें में एक ये चलिए थोड़ा छोटा ही कर दें भाई, ये तिरछा हो जाता है यार। चलिए ये 14वां प्रश्न क्या करें, एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज ABCD का ABC कोण 60 अंश है, BC CD के समांतर। चलिए BC जो है वो CD के समांतर है, तो पहले यही खींच लेते हैं, BC ये लो CD के समांतर है। AB, अच्छा नहीं, क्या कहा जा रहा है जी, BC, अच्छा रुकिए यहाँ से बनाए क्या, समलंब चतुर्भुज ये, ठीक, ये लो समलंब चतुर्भुज आपका ये बन गया। इसको तो पहले इरेज कर दें। चलिए इसमें क्या करें, BC यहाँ लिखेंगे हम लोग, BC AB के समांतर है, लो AB यहाँ लिख लो, BC, अच्छा AD के समांतर है, AD लिख लीजिए भैया, जैसे ये AD हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ABC देख पा रहे हैं, ABC ये वाला 60 अंश है, और इसमें BC जो है वो AD के समांतर है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो ACB का मान निकालना है, ACB देख रहे हैं, BCD का मान, BCD ये वाला मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, ये दोनों समांतर है ना, ये दोनों समांतर हैं, और साथ में कहा जा रहा है चक्रीय चतुर्भुज है, तो समांतर रेखाएं जो होती हैं एकांतर अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो ऐसे ही लगा देते हैं, ये 60 है और ये वाला, इन दोनों का योग जो है 180 होगा, तो ये बन जाएगा कितना, 120, 120 60 180, और सम्मुख कोणों का योग भी जो है क्या होता है, 180 होता है। तो ये 120 है, तो ये हो जाएगा 60, तो इसका 60 ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो इसमें 60 जो है ये सही हो जाएगा, समझ में आया। देखिए एकांतर अंतःकोणों का योग होता है 180,
अब ये 60 दिया हुआ है तो इसका ये वाला जो है कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, 120, इसमें 120 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, ये 180 हो गया। आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 चक्री चतुर्भुज में, तो ये 120 है तो ये हो जाएगा 60 और यही निकालना था। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये देखिए ऑप्शन इसमें ये जो है 60 दिया हुआ, 60 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न इसके बाद देखते हैं। ये था, ये क्या आ गया 15। अब क्या कह रहे हैं इसमें, 12 सेमी लंबी भुजा वाले घन, 12 सेमी लंबी भुजा वाले घन, 12 सेमी लंबी भुजा वाले घन में से बड़ा जो शंकु काटा जा सकता है उसका आयतन निकालना है। चलिए फिगर बना के देखें बनता है नहीं बनता है भाई। घन का नहीं दिया है, का नहीं दिया है यार, चलिए कौनो बात नहीं है। तो बड़े से बड़े घन में ये वाओ बैग कहाँ से होगा ये, चलिए इसी की सहायता से बनाते हैं हम लोग घन। ये हो गया, ठीक, ठीक, ये आपका घन बन गया। अब इसमें देखिए बड़े से बड़ा शंकु काटना है तो ये ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक ये बनेगा आपका घन। ठीक है, ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक, तो ये नीचे वाला ये जो आपका ये यहाँ तक करना चाहिए था ना, तो ये जो है ये नीचे वाला ये आधार बन जाएगा, ये ऊपर ऊंचाई इतनी बन जाएगी। ठीक है, तो घन अगर है तो ये ऊंचाई यच का मान कितना होगा, वही 12, और नीचे ये जो आधार बनेगा ये भी कितना होगा, 12। ठीक है, देख पा रहे हैं, तो 12 का आधा जो है कितना हो जाएगा, 6, आर का मान हो जाएगा 6 और ऊंचाई हो जाएगी 12 जो शंकु बनेगा। तो इस शंकु का, देख पा रहे हैं, शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन बन जाएगा पाई आर स्क्वायर यच, यच का मान 12 और आर का मान 6 रखेंगे तो ये शंकु का आयतन आ जाएगा। आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट में लिख करके आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए और बताइए कि आर ये घन का आयतन कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैथ का हो गया 15 क्वेश्चन, अब टोटल 50 क्वेश्चन, जो 15 ये हो गया, 15 के बाद बाकी जो बचा हुआ 35 क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।